नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत, साथ में है कार्तिकेय बत्रा। आप लल्लन टॉप देख रहे हैं। लल्लन टॉप में कार्तिकेय के साथ हम लोग चुनावों को आंकड़ों के जरिए डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ज्यादा से ज्यादा आंकड़े लेते हैं। विधानसभा चुनाव के आंकड़े लेते हैं, या लोकसभा चुनाव के आंकड़े लेते हैं तो लोकसभा में विधानसभा वार बढ़त लेते हैं और उनको मर्ज करके देखते हैं कि पॉलिटिकल अलायंस, पॉलिटिकल पार्टीज और उस सब में सरकार की क्या स्थिति हो सकती है। ये कोई निर्णय नहीं होता, ये कोई फोरकास्ट नहीं होता है, ये हमारा एक आकलन होता है। आंकड़ों से खेलने का अलग मजा है। मैं खुद साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, तो पता नहीं कार्तिकेय तो इस बात को समझते होंगे, और आप लोग भी जो भी साइंस से पढ़ते हैं समझते होंगे कि स्टैट्स मेरा फेवरेट विषय रहा है, और आंकड़ों से खेलने में, आंकड़ों को थोड़ा सा उन पर काम करने में काफी मजा आता है। तो कार्तिकेय, पूरी बातचीत के पहले जो हम आज पुदुचेरी की बात करेंगे उसके पहले कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा था सिद्धांत, थैंक यू पहले इंट्रोडक्शन के लिए। और आपने जो बात बोली उसको पकड़ूंगा कि हम आंकड़ों को देख रहे हैं, ठीक है। आपके कुछ कमेंट्स में मैंने देखा कि हम ज्यादा फोकस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे कर रहे हैं, कि जाति, धर्म, और केरल के बाद तो स्पेशली। तो देखिए, हमने ये पहले ही वीडियो में कहा था कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स सोशल ग्रुपिंग के हिसाब से एक सच्चाई है, हम उसको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। और देखिए, हम तो चाहते हैं कि हमारी राजनीति ऐसे आगे बढ़े कि ये सब चीजें और कम इंपॉर्टेंट हो जाएं, और बड़े मुद्दे जैसे कि अर्थव्यवस्था, जैसे कि सुरक्षा, ऐसे मुद्दे ज्यादा जरूरी हो जाएं। लेकिन क्योंकि हम हिस्टोरिक ट्रेंड्स देख रहे हैं, इसलिए हम ब्लॉक वोटिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि कौन सा ब्लॉक अमूमन किस तरफ जाता है। हम ये नहीं कह रहे, जैसा आपने कहा, हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं कि ऐसा ही होगा। अब जैसे केरल में मछुआरों के भी मुद्दे हैं, केरल में यूथ के अपने मुद्दे पर, क्योंकि हम फील्ड पे नहीं हैं, इसलिए हम केवल हिस्टोरिक ट्रेंड्स देख रहे हैं। और उन हिस्टोरिक ट्रेंड्स में हम ये जरूर देखते हैं कि कुछ सोशल ग्रुप्स कुछ पार्टीज की तरफ लीन करते हैं, और वो पूरे भी नहीं करते, उनमें भी डिफरेंसेस हैं। हमने बिहार में देखा कैसे नीतीश कुमार कैसे महिलाओं के वोटों से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बरी हुए आखिरी मोमेंट पे। अब वो महिलाएं कौन से जाति ग्रुप से आती है ये हमें नहीं पता। तो मेरा बस इतना सा कहना था कि लल्लन टॉप के माध्यम से मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारा कोई भी शो ऐसी राजनीति को बढ़ावा नहीं दे रहा, हम बस फैक्ट्स बता रहे हैं। और मैं जब इंफॉर्मेशन कोट करता हूं तो मैं अच्छे अच्छे सर्वे, जैसे सीएसडीएस के सर्वे होते हैं या और पोलिंग एजेंसीज के सर्वे, उनको कोट करके या उनसे इंफॉर्मेशन लेके इंफॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करता हूँ, और साथ में अपना डेटा जोड़ता हूँ उसमें। तो डेटा में मेरी एक्सपर्टीज है, और जो नैरेटिव है, जो हिस्टोरिक नैरेटिव, जो लोग जमीन पर बहुत समय से इस सबको पढ़ रहे हैं, ये उनके जरिए आ रहा है। तो हमारी ऐसी कोई कवायद नहीं है कि हम हर राज्य की केवल सोशल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को देखें। हम और मुद्दों की भी बात करते हैं, लेकिन क्योंकि हम हिस्टोरिक ट्रेंड्स देख रहे हैं, वहां पे ब्लॉक वोटिंग थोड़ी जरूरी हो जाती है। तो ये हाँ, छोटा सा एकदम जरूरी हो जाती है। और हम चाहते हैं कि चुनाव एक अलग तरीके से संचालित हो, चुनावों का एक अलग स्वरूप हो। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि चुनाव बहुत सारे लोकल और बहुत सारे इथनिक और जाति और कास्ट मुद्दों पर भी निर्धारित होते हैं। पार्टियां कैंडिडेट अपने इस तरह से उतारती हैं और तमाम चीजें होती रहती हैं। और सिद्धांत, एक और आखिरी बात, देखिए, मेरा जो समझना है कि लोग अपनी जाति वाले को या अपने धर्म वाले को केवल इसलिए वोट नहीं करते हो कि उनकी जाति का या धर्म का है। अंत में जरूरी डिलीवरी ही होती है। उनको ऐसा लगता है कि अगर हमारे समुदाय का कोई होगा तो हमारी एक्सेसिबिलिटी अच्छी होगी उस व्यक्ति हाँ, से, हाँ, हाँ। तो हमें घर बनवाना होगा, टॉयलेट बनवाना होगा, तो ये व्यक्ति हमारी ज्यादा अच्छे से। तो अंत में इट इज ऑल अबाउट डिलीवरी, लेकिन वो उसका माध्यम बन जाता है। चलिए, बस एकदम। इतना मुझे कहना था, और धन्यवाद ये समय देने के लिए। थैंक यू। अब हम लोग बातचीत करेंगे पुदुचेरी के चुनाव की, और आंकड़े आएंगे, सब कुछ आएगा। सबसे पहले पुदुचेरी कैसा दिखता है, कार्तिकेय बताएंगे हमें। पुडुचेरी बहुत फैसिनेटिंग है सिद्धांत, क्योंकि हम जब पुडुचेरी सोचते हैं तो पुडुचेरी एक जगह एक दिमाग में आती है। एटलीस्ट बहुत सालों तक मेरे दिमाग में केवल एक लैंड का पीस आता था दिमाग में, तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु से घिरा हुआ। बाय द वे, एक लैंड का पीस जो आसपास लैंड से घिरा हुआ है, उसे ऑनक्लेव बोलते हैं। ऑनक्लेव। ऑनक्लेव, तो जैसे हम एनक्लेव बोलते हैं ना या सोसाइटी में, वही ऑनक्लेव उसको बोलते हैं। काफी सारे कंट्रीज भी ऑनक्लेव है, तो पुडुचेरी पूरा का पूरा लगभग ऑनक्लेव है। पुडुचेरी 4 हिस्सों में बटा हुआ है। उनमें से 2 हिस्से तमिलनाडु से घिरे हुए हैं, एक हिस्सा आंध्रा के अंदर घिरा हुआ है, आंध्रा से, और एक केरल में। और इसकी हिस्ट्री ये है, ये सारे वो इलाके थे जो फ्रेंच कॉलोनियल पावर ने भारत में अपने अंडर रखे हुए थे। तो जब अंग्रेज हम पे शासन कर रहे थे, तो केवल अंग्रेज नहीं थे, कुछ एरिया जैसे गोवा पोर्चुगीज के हाथों में था, पुर्तगाल के लोगों के हाथों में।
और ये पुडुचेरी के इलाके और बंगाल में भी चंदर नागौर करके एक जगह है, वो भी ये फ्रेंच के अंडर थे। तो ये 4 जो सदर्न हिस्से, इनको इकट्ठे करके हमने पुडुचेरी बनाया। तो पुडुचेरी का अगर मैं आपको स्टेट में नक्शा दिखाता तो वो दिखता ही नहीं, रंग भी नहीं दिखता, इतना बारीक है। तो मैंने इंस्टेड क्या किया कि मैंने वो चारों हिस्से अलग अलग यहाँ पे शो किए हैं। तो ये जो माहे का इलाका है, ये माहे का नक्शा है, ये केरल में आता है। अच्छा। यानम आप देख रहे हैं कोने में नीचे, वो गुलाबी रंग का, वो आंध्रा में आता है। और करैकाल और पुडुचेरी ये तमिलनाडु के अंदर ही घिरे हुए हैं, तमिलनाडु से ही, और ये आपस में जुड़े भी नहीं हुए हैं साथ में, ये अलग अलग ही हैं। अच्छा, पुडुचेरी के अंदर भी देखिए आप टुकड़े हैं स्कैटर्ड। जो मेन पुडुचेरी लाल में दिख रहा है वो भी एक लैंड मास नहीं है, उसमें भी काफी विभाजन है, छटका हुआ है। हाँ हाँ हाँ। तो ये है भूगोल पुडुचेरी का। और सिद्धांत केवल 12.5 लाख इसकी टोटल पॉपुलेशन है, उससे भी थोड़ी कम 2011 के जो सेंसस के हिसाब से। और उसमें से तकरीबन 90% पॉपुलेशन पुडुचेरी और करैकाल में ही है। और इनफैक्ट 75% से ऊपर पॉपुलेशन पुडुचेरी में ही है। तो जब हम पुडुचेरी कहते हैं तो एक कारण है कि हमारे दिमाग में वो एक पुडुचेरी आता है, क्योंकि वही सबसे शायद रेलेवेंट एक लैंडमास है। यहाँ की असेंबली में कुल 30 सीटें हैं, उसमें से 23 सीटें मेन पुडुचेरी में, 5 करैकाल में, और माहे और यानम में केवल एक एक सीट है। तो ये है इसका भूगोल। और जो इसका एक राजनीतिक ढांचा है, जो एक सरकार के अनुसार, तो दिल्ली की तरह ही यहाँ पर एक मुख्यमंत्री होता है, लेकिन एक लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होता है। दिल्ली वाली पॉलिटिकल संरचना जो है। हाँ। और अभी तो पीछे कुछ न्यूज में आपने सुना भी होगा, तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी थी अभी हाल ही तक। उनको वो हट गई। न्यूज में आती रहती थी। हाँ, वो न्यूज में आती रहती थी, क्योंकि उनके और जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे उस समय तक, जनवरी तक, जहां तक मुझे याद है, नारायण सामी जी जी, उनकी आपस में तनी रहती थी। तो नारायण सामी बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है सिद्धांत। आपको याद होगा 2011 में जब लोकपाल पर चर्चा हो रही थी बिल में, तो वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे। जी जी। और काफी सारी गाज उन पर गिरी थी कि ये आपने कैसे हैंडल किया उसको। मतलब मेरे ख्याल वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे शायद, वो मिनिस्टर तो नहीं थे, पर हाँ उन काफी डिबेट में बोलते थे नारायण सामी से जाके पूछिए। तो ये और किरण प्रोमिनेंस बेदी में उस समय पूरे लोकपाल आंदोलन में उतरी हुई थी। हाँ, तो देखिए कहाँ पे जाकर भविष्य में कॉन्फ्लुएंस होता है। कॉन्फ्लुएंस होता है, बिल्कुल। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, पुदुचेरी जी की पॉलिटिकल सेटअप्स के बारे में बात करते हैं, पार्टीज और उनके अलायंसेस, और क्या क्या कौन कौन कैसे फैक्टर कहाँ कहाँ स्ट्रांग। जी। तो एक तो सिंपल है, तमिलनाडु की तरह ही डीएमके कांग्रेस एक तरफ है जी। और इस बार साथ में वीसीके है और सीपीआई। तो वही लगभग वो डीएमके का जो अलायंस तमिलनाडु में है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है पुडुचेरी में। पुदुचेरी में भी ओके। अब एनडीए, इस बार एनडीए बन गया है, पिछली बार तक एनडीए नहीं था। पिछली बार बीजेपी स्वयं लड़ी थी और लगभग सारी सीटों पर जमानत जब्त हुई थी उनकी। एआईएडीएम की अलग लड़ी थी, जयललिता जी की, जो स्वर्गीय जयललिता जी की पार्टी। और एक है एनआर कांग्रेस सिद्धांत। एनआर कांग्रेस, ओके। हाँ जी, इसके लीडर है एन रंगास्वामी। ओ अच्छा। और ये जो है ना, ये 2011 से 16 तक मुख्यमंत्री थे। और इन्होंने 11 के चुनाव से कुछ ही महीने पहले कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाई थी। आप सोचिए, 11 में कांग्रेस छोड़कर साल की शुरुआत में पार्टी बनाई और साल के मध्य तक इनकी सरकार आ गई। इतने स्ट्रांग थे, इनको इतना कॉन्फिडेंस था। उस समय उनका अलायंस भी था। 16 में फिर वो हार जाते हैं, कांग्रेस और डीएमके के गठबंधन के सामने वो हार जाते हैं। उसमें वो एआईएडीएम की अलग लड़ती है, बीजेपी अलग लड़ती है और एनआरसी अलग लड़ती है। एनआर कांग्रेस, एनआर कांग्रेस जी। तो 16 में नारायण सामी आते हैं। अब 16 में क्या होता है सिद्धार्थ, 16 में आप मानेंगे नहीं, नारायण सामी चुनाव नहीं लड़ते। वो उस समय लीड भी नहीं कर रहे होते कैंपेन। जो उस समय लीड कर रहे होते हैं कैंपेन, वो कांग्रेस लीडर होते हैं नमः शिवायम। और चुनाव के रिजल्ट्स के बाद गुटबाजी की वजह से कांग्रेस किसी एक लोकल लीडर को पिक नहीं कर पाती, जो कि कांग्रेस साथ हमेशा ही होता है। उत्तराखंड देख लीजिए, जब हरीश रावत का लगभग तय था तो विजय बहुगुणा जी आ जाते हैं। आंध्रा में जब वाईएसआर रेड्डी की मृत्यु हुई तो जगन की जगह के रोजैया बन जाते हैं, फिर किरण कुमार रेड्डी बन जाते हैं।
तो कांग्रेस का में ये रहता है कि गुटबाजी को बचाने के लिए वो क्या करते हैं कि जो दो स्ट्रांग गुट है उनमें से किसी को ना बनाकर एक बीच का व्यक्ति आप उसको इम्पोज कर दें। तो नारायण सामी को भेजा जाता है वहां पे, और नारायण सामी फिर बाय इलेक्शन लड़ते हैं एक अपने एमएलए से सीट छुड़वा कर। तो एक एमएलए उनके लिए सीट छोड़ते हैं, वो बाय इलेक्शन लड़ते हैं और प्रॉपर फिर वो मुख्यमंत्री बनते हैं। अब नमः शिवायम की जो अरमान तो रहे होंगे मुख्यमंत्री बनने, जो कि जाहिर सी बात जी। तो अब जाकर जनवरी में नमः शिवायम जो कि मंत्री थे पुडुचेरी में, वो और कुछ और कांग्रेस के नेता और एमएलए जाके भाजपा में मिल जाए। तो भाजपा को स्ट्रेंथ अब यहां से मिल रही है, और फिर भाजपा क्या करती है, भाजपा एनआर कांग्रेस और एआईएडीएमके के साथ मिलकर एनडीए बना लेती है। और अब वो सीट शेयरिंग में चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर भाजपा जूनियर पार्टनर है तमिलनाडु की तरह। जी, हमने शायद तमिलनाडु में इसकी बात की थी, लेकिन तमिलनाडु में भाजपा इस समय काफी अनपॉपुलर है सिद्धांत। काफी अनपॉपुलर है, काफी अनपॉपुलर है। हमने इसके बारे में ज्यादा बात हाँ, नहीं करी थी उस समय। वो ज्यादा क्षेत्रीय पार्टियों के साए तले चल रहे हैं। और इनफैक्ट कुछ लोग कह रहे हैं कि एआईएडीएमके पर लायबिलिटी बना हुआ है भाजपा इस समय, ऐसा बोल रहे हैं। खैर, ये बातें होती हैं। हाँ, तो ये था पुडुचेरी की अभी जो दो मेन। अच्छा, वहां पर कमल हसन की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, बट ऐसा लगता नहीं कुछ खास उसमें फर्क डालेंगे। हाँ, तो ये मोटा मोटी है। इसके आगे अब हम 16 के रिजल्ट्स देखते हैं कि 16 में हुआ क्या था। मेरे ख्याल से यही 16 आपका देखना अगला है। सवाल। जी 16 को अब देखना है, जो हम लोग जिस तरह से बातचीत करते रहे इन चीजों पे, तो हम 16 के नजरिए से आगे के चित्र को देखेंगे। तो 16 में सिद्धांत, पहले तो ये दो सिंपल वाले देख लेते हैं, माहे और यानम। माहे में एक इंडिपेंडेंट मेरे ख्याल से आए थे, कोई इन ब्लॉक्स में से कोई नहीं था। और यानम में कांग्रेस ही जीती थी, या यूपीए ही जीता था। करेकाल और पुडुचेरी, जहां पे कुल मिलाकर 30 में से, अच्छा इसमें भी जैसा कि आपने केरल में कहा था, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हैं पुडुचेरी के असेंबली में। कुल 30 सीटें चुनाव को जा रही हैं। जी। पर इसके ऊपर अतिरिक्त 3 मेरे ख्याल संख्या है नॉमिनेटेड मेंबर्स की। 3 नॉमिनेशन, ओके जी। तो 30 में से 28 सीटें जो करेकाल और पुडुचेरी में, एक्शन सारा वहीं पर है, आपको दिख रहा होगा। तो ये पीला जो गुलाबी रंग है ना, ये एनआर कांग्रेस का है, हरा रंग एआईएडीएमके का है, और नीला यूपीए का है। अब इसमें भाजपा कहीं भी नहीं है, आप देख पा रहे होंगे। यूपीए के पास अच्छी खासी बढ़त है। हाँ, यूपीए 16 सीटें लाकर कंफर्टेबल उनका मेजॉरिटी था। और क्योंकि सामने भी अनऑर्गेनाइज था जो ऑपोजिशन था, तो एक कोalition तो वो था नहीं। तो 8-4 मैं दिखाता हूं आपको सीट शेयर अगली स्लाइड पे। ये हुआ था 17 आया था यूपीए का, 8 आया था एनआर कांग्रेस का, 4 आया था एआईएडीएमके का, और 1 अदर्स में गया था। और वोट शेयर के हिसाब से अगर हम देखें, लगभग ये रेशियो था। 39% यूपीए ले गया था, 28% एनआर कांग्रेस, 17% एआईएडीएमके, 2.5% लगभग भाजपा, और 13% अदर्स। तो उस समय ये सरकार बन गई थी। और मुझे याद है मोदी जी टॉन्ट करते थे कांग्रेस को कि आप केवल 3P तक रह जाएंगे, पंजाब, परिवार और पुडुचेरी। जी। तो उस समय ये पुडुचेरी की सरकार, उस समय सिद्धांत बहुत खराब राउंड था ये चुनाव का 16 में कांग्रेस के लिए। क्योंकि 16 में कांग्रेस का तमिलनाडु में बारी बनती थी, पर एआईएडीएमके जीत कर आ गई थी। असम में 15 साल की सरकार के बाद तरुण गोगोई हार गए थे। बंगाल में उनका परफॉर्मेंस लेफ्ट से तो बेहतर रहा था, पर सरकार बनाने के करीब भी नहीं थे। सरकार करवाने का एकदम करीब नहीं थे, ममता बनर्जी बना ले गई थी। जी, और केरल में उनकी टर्न उल्टी टर्न थी, उनकी ऑपोजिशन में बैठने की टर्न। सब जगह से वो मतलब कहीं ना कहीं बैड न्यूज थी, बस एक यही अच्छी न्यूज आई थी 16 में। और उसके बाद भी वहां पर मुख्यमंत्री को लेकर काफी सारी चर्निंग हुई, और फिर फाइनली नारायण स्वामी बने। ये तो 2016 की बात हो गई। 19 का आंकड़ा हम देखेंगे, 19 को ब्रेकडाउन करके, कि 19 को विधानसभा वार अगर देखा जाए तो बहुत आसान है 19 में सिद्धांत, क्योंकि डीएमके यूपीए जीत जाता है, सारा नीला है, सिर्फ एक सेगमेंट एनआर कांग्रेस लेके जाती। सबसे आसान स्लाइड है ये। वो पुडुचेरी में ही है। हाँ जी, तो केवल एक सीट में लीड होती है एनआर कांग्रेस की। बाकी हर जगह जो यूपीए है उनका अलायंस लीड करता है, और ये सीट आराम से निकाल लेते हैं। तो इसमें 19 में कुछ खास नहीं है। हाँ, वोट शेयर देखिए, 57% वोट शेयर यूपीए का रहता है, 32% एनआर कांग्रेस का। इसमें ना सिद्धांत, साउथ में उस समय केरल, तमिलनाडु दोनों में कांग्रेस की एक, मतलब यूपीए की एक सर्च थी। तो ये पुडुचेरी भी उस ट्रेंड के साथ चल रहा है। और
एक बात आपको मैं बताऊं कि देखिए राहुल गांधी को चाहे नॉर्थ इंडिया में एक्सेप्टेंस जितनी हो या ना हो वो एक अलग बात है, पर साउथ इंडिया में प्रधानमंत्री के लिए एक्सेप्टेंस काफी अच्छी थी 19 में, हम्म, तमिलनाडु और केरल में दोनों में। हम्म, मतलब स्टालिन ने तो ये तक कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी, उन्होंने साफ मंच से बोला जी था। जी जी। तो पुडुचेरी का इस तरीके से वोट करना सरप्राइजिंग नहीं है। हालांकि हाँ, पुडुचेरी को अगर आप बोले कि वो तमिलनाडु का पिछलग्गू है तो वो वहां के लोग उस बात को अच्छे से शायद नहीं लेंगे। पर हम बस बोल रहे हैं कि क्योंकि वो 2-3 स्टेट साथ में एक वहां पर एक पैटर्न चल रहा था, तो शायद उसी का ये पार्ट था, फॉर मे बी डिफरेंट रीजंस, बट हाँ वो ट्रेंड उसी का कंटिन्यू हुआ। ओके, अब इन सब सारी चीजों को, इस सारे पॉलिटिकल इक्वेशन को, इस सारे जोड़ तोड़ को हम उठा के 2021 में अगर रखें जी, कार्तिकेय, तो क्या तस्वीर बनती दिखाई दे रही है? तस्वीर ये बनती है सिद्धांत। अब आप खुद ओके। बताओ क्या होता है, क्योंकि अब यूपीए। पहली बात तो भगवा आ गया, इसमें सैफरन कलर का आ गया। क्यों आ गया नारंगी रंग? क्योंकि अब सब एनडीए में चले गए, एआईएडीएमके, एनआरसी और बीजेपी। बीजेपी खुद मिलाकर। देखिए करेकाल, माहे, यानम में कोई कुछ नहीं हिल रहा है। यानी अगर इस आंकड़े के हिसाब से कांग्रेस के सामने टफ फाइट है इस समय। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं कि 16 के बनिस्पत यानम, हम्म, करेकाल और माहे में सब कुछ सेम है। हम्म, जो चेंजेस आ रहे हैं वो मेन पुडुचेरी में आ रहे हैं, हम्म, जो कांग्रेस की सीटें थी, क्योंकि उसमें क्या हुआ था, एआईएडीएमके और एनआरसी ने अपना वोट काटा था आपस में। तो जो हमने असम में देखा, जो कांग्रेस ने एआईयूडीएफ के साथ किया था 2016 में, वो यहाँ पे एनआर कांग्रेस और बीजेपी करते हैं आपस में 16 में। हम्म, सॉरी, एनआर कांग्रेस और एआईएडीएमके। हम्म, और इस वजह से कांग्रेस को वो सीटें पुडुचेरी के, जो मेन पुडुचेरी है वहां पे मिल जाती हैं। हम्म, अब क्योंकि ये साथ में आ गए हैं तो इनकी अगर हम वोट ऐड कर दे, अब इसमें भी वही बात है सिद्धांत, अरिथमेटिक एंड केमिस्ट्री दो अलग चीजें हम्म, हैं। अरिथमेटिक के हिसाब से ये बैठता है, अब केमिस्ट्री क्या बैठेगी? देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि यूपीए को सिंपैथी मिलेगा, कि देखिए लोग डिफेक्ट कर गए उनके बीजेपी की तरफ, उनकी सरकार गिर गई, हम्म, तो क्या सिंपैथी वोट रहेगा? हम्म, क्या तमिलनाडु का जो रिजल्ट आएगा उससे फर्क पड़ेगा? क्या राहुल गांधी का साउथ में इतनी एक्टिव होने से फर्क पड़ेगा? क्या बीजेपी के एनडीए में जुड़ने से पॉपुलैरिटी अलायंस की कम होगी? अब कह रहे हैं कार्यकाल में इंडिपेंडेंट्स कुछ ऐसे आ रहे हैं जो शायद जीत जाएंगे। अब आपको पता है इंडिपेंडेंट जब जीतते हैं तो क्या होता है उसके बाद? एग्जैक्टली, वो हॉर्स ट्रेडिंग जी, एक टर्म है इसके बहुत बाद। बहुत सारे वेरिएबल्स है सिद्धांत। और पता है छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 25-30-35 हजार के मतलब एवरेज आप लगा के चलो, तो सब इसमें जो रिपोर्ट आप पढ़ो कहते हैं सब सबको जानते हैं। हम्म, तो कैंडिडेट कोई मोटी मोटी बात करके छूट भी नहीं सकता, कैंडिडेट हम्म, की अपनी पॉपुलैरिटी पे बहुत कुछ केंद्रित है। हम्म, तो किस तरफ ऊंट करवट बैठेगा ये बता, क्योंकि देखो सिद्धांत 30 सीटें हैं ना केवल, हम्म, आपको 5-6 का स्विंग तो चाहिए नहीं, आपको 2-3 सीटों का ही स्विंग चाहिए, आप एकदम। सरकार बना लोगे। तो काफी ये मतलब कहते हैं पोलसर, जितना छोटा स्टेट होता है उसको उतना प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। हम तो प्रिडिक्ट भी नहीं कर रहे, पर हम्म, यहाँ ट्रेंड बताना भी मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स चल रहे हैं एक समय पर। हम्म, अब कह रहे हैं कि कैंडिडेट सिलेक्शन को लेके कांग्रेस और डीएमके में कुछ बातचीत चल रही थी। एनडीए में चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? कहने को तो रंगास्वामी ही कह रहे हैं मैं लीड कर रहा हूँ ये कोalition, पर जो नमः शिवायम बीजेपी में आए कांग्रेस से, हम्म। क्या वो एक क्या वो उस अपना दावा छोड़ देंगे? हाँ छोड़ देंगे या परेशान हम्म, करेंगे इनको? अब नारायण स्वामी क्या दाव खेल रहे हैं? नारायण स्वामी जो कांग्रेस के लिए कैंपेन करते करते क्या बोल रहे हैं? नारायण स्वामी बोल रहे हैं कि देखिए एक समय आएगा एनआर कांग्रेस का बीजेपी में विलय हो जाएगा और ओके। रंगास्वामी इररेलेवेंट हो जाएंगे। तो हम्म, ये थ्योरीज भी चल रही हैं। तो हम्म, बहुत कुछ चल रहा है, हम्म, बताना बहुत मुश्किल है सिद्धांत। तो हमने जो अभी आपको ये मैप दिखाया, अब इसके पीछे के आंकड़े भी देख लेते हैं। हम्म, आंकड़ों के अनुसार एकदम स्थिति पलट जाती है सिद्धांत। 17 सीटें मिल जाती हैं एनडीए को, अगर हम्म, वही बात है गणित, अगर मोटा मोटा गणित एडअप होता हाँ है हाँ तो। हाँ। डिस्क्लेमर, हम्म, 12 सीटों पे यूपी आ जाता है और एक अदर्स में रहता है। वोट शेयर भी सारा कंसोलिडेट हो गया ना, बीजेपी का, जी एनआर कांग्रेस का, जी जी। एआईएडीएम 47 पे वो पहुंच जाते हैं और ये 41 पे ही रुक जाते हैं। हम्म, तो ये परिस्थिति बनती है हम्म। मतलब मिला जुला के अगर केवल और केवल गणित के हिसाब से केवल बार बार, अरिथमेटिक। हाँ, और कि बार बार हम लोग इस बात को हाँ, जोर दे के कहेंगे कि हम गणितीय व्यवस्था के तहत बात कर रहे हैं और ग्राउंड पर क्या परिस्थितियां उनके अनुसार नहीं, तो बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी मिलती दिख रही है। एनडीए को, सॉरी, एनडीए एनडीए को, को, और या उसमें उसमें एग्जैक्टली। बीजेपी लीड लीड नहीं कर रहा है अलायंस ये वाला। हाँ, तो ये एनआरसी लीड अलायंस कर रहा एनआर है। कांग्रेस लीड कर रहा है, हाँ जी। एनआर कांग्रेस लीड कर रहा है, उसमें एआईएडीएम के भी हिस्सा है। तो देखने में लग रहा, इसीलिए शायद पोलस्टर्स कह रहे हैं कि यहाँ पे यूपीए थोड़े
खतरे में दिख रही है। लेकिन सिद्धांत, चुनाव पलट भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म अगर इंडिपेंडेंट्स आ जाते हैं तो वो किसका नुकसान करेंगे और फिर वो कहाँ जाएंगे, ये भी हम्म। हमें, मुझे मोटा मोटा आइडिया तो लग रहा है, लेकिन मैं बोलूंगा। हाँ चलिए, आखिरी आखिरी 2 मिनट आपके पास, आप मोटा मोटा आइडिया बताइए अपना जो लग रहा था आपको, और ये बताइए कि दोनों ही जो मुख्य धड़े हैं उनके सामने चुनौतियां क्या है। देखिए, कैंपेन जिस हिसाब से हो रहा है ना सिद्धांत, जो हम्म, एनडीए की साइड है वो ये कह रही है कि देखो, नारायण स्वामी कॉन्फ्रंटेशनल थे एलजी के साथ, तो हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जिसके सेंटर के साथ समन्वय भी हो। वो हर जगह उनका तो होता है डबल इंजन वाला वो मामला। नहीं, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे वो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हाँ। इसलिए, हाँ, है ना, तो वो एनडीए कह रहा है कि देखो, यहाँ पर एलजी का वैसे भी वीटो रहेगा, या एलजी आपके साथ, आपको ज्यादा समन्वय बना के रखना है, तो एक सेंटर के फेवर वाली सरकार आप लेकर आओ। हम्म ठीक है। और वो कह रहे हैं कि देखिए, नारायण स्वामी ने बहुत एंटेगोनिस्टिक तरीके से काम किया सेंटर के साथ, मतलब मतभेद रहे एलजी के साथ, तो काम अच्छे से हो नहीं पाया। हम्म और नारायण स्वामी सामने सिर्फ कांग्रेस ये बोल रही है कि देखिए, जैसे आपको मैंने कहा कि एनआर कांग्रेस का तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा अगर ये हम्म मर्जर, अगर ये अलायंस जीत गया हम्म तो आप फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये पार्टी ही नहीं बचेगी। हम्म अच्छा, एक और आया है दावा एनडीए की तरफ से कि इसको हम स्पेशल यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दे देंगे। हम्म तो इन प्लैंक्स पर चुनाव लड़ा जा रहा है। अब वहां हम्म पे कहते हैं कि मछुआरों की कम्युनिटी जो है वो कांग्रेस को फेवर करती है। हम्म तो बहुत सारी चीजें हैं, और यूपीए का जो सिंपथी एक होना चाहिए था, हम्म वो कितना एक्ट करेगा उनके फेवर में, हम्म ये देखना जरूरी है। और एनडीए को कितना एडवांटेज इस बात का मिलेगा कि वो ही सेंटर में है और फिर वो ही यूटी में आ जाएंगे। हम्म हम्म और जो मैं बात नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा था, अगर इंडिपेंडेंट जीत जाते हैं तो मेरा लगभग 100% आकलन है कि वो एनडीए की तरफ जाएंगे। ये आपको ऐसा लगता है। ये रूलिंग कोएलिशन सिद्धांत, ये तो हम सब जानते हैं, उत्तराखंड 2012 में हुआ था ये, राजस्थान में 2018 के बाद हुआ था, कि जो पलड़ा भारी लगता है और अगर टाई है तो आप उस तरफ जाएंगे जहां पे सेंटर आपको सपोर्ट ज्यादा करेगा। हम्म। तो ये थी पुदुचेरी से जुड़ी हमारी बातचीत, और इस बातचीत का पेनल्टीमेट, इस पूरी बातचीत का, इस पूरी चर्चा का पेनल्टीमेट सेक्शन, इसके बाद जो अल्टीमेट सेक्शन होगा वो हमने आखिर के लिए ब्लॉकबस्टर, बचा के, हाँ आखिर के लिए बचा के रखा है। वो है पश्चिम बंगाल का। जल्दी उसको लेकर आएंगे, उस पर भी बातचीत करेंगे। और तब तक के लिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि बंगाल वाले में, आप बंगाल वाले एपिसोड में पूरी बातचीत में क्या क्या फैक्टर्स आप देखना चाहते हैं। तो कार्तिकेय से हम लोग जिद करेंगे कि कार्तिकेय थोड़ा उन फैक्टर्स को भी लेकर आए अपनी बातचीत में। तब तक के लिए अपने सुझाव, अपनी शिकायत, अपने सवाल सब कुछ रख भेजिए। मैं सिद्धांत हूँ, साथ में कार्तिकेय हैं। आप ललन टॉप देख रहे थे। थैंक यू।